स्टूडेंट्स, केएसजी कोचिंग परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है समास। अब देखो समास किसे कहते हैं। सबसे पहले तो देखो शब्दों के क्या करने हैं, टुकड़े। क्या करने हैं, टुकड़े। तो समास के टुकड़े करके देखो, सम प्लस आस, सम प्लस आस। सम तो हो गया उपसर्ग, आस हो गई धातु। सम का मतलब पास में, आस का मतलब बैठाना, पास पास में बैठाना। अब पास पास में किनको बैठाएंगे, व्यक्तियों को या शब्दों को। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समास की, और समास में क्या आ रहे हैं, शब्द, शब्द रूप। तो यहाँ पे बैठाएंगे किनको, शब्दों को। दो या दो से अधिक शब्दों के निकटस्थ मेल को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के निकटस्थ मेल को ही क्या कहते हैं, समास। अब देखो कई बार गलती कर देते हैं हम, जैसे पूछ ले कि समास का विलोम क्या होगा, तो समास का एक ऑप्शन होता है संधि, एक ऑप्शन होता है संधि। सीधे से करके आ जाते हैं संधि। समास का मतलब क्या है, सार्थक शब्दों का मेल। और जबकि संधि का अर्थ क्या होता है, विकार। विकार मतलब उसमें गलतियां निकालना, नकारात्मक भावनाएं निकालना। तो समास का विग्रह संधि न होके क्या होगा, व्यास। समास का मतलब पास पास में बैठाना, और व्यास का मतलब फैलाव या विस्तार। तो यहाँ पे इसका विलोम क्या होगा, व्यास। अब देखो टॉपिक की बात करते हैं, समास सम प्लस आस। सम क्या हो गया, उपसर्ग, और आस क्या हो गई, धातु। सम का मतलब पास में, और आस का मतलब बैठाना। तो देखो दो या दो से अधिक शब्दों के निकटस्थ मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब इसके भेदों की बात आएगी। भेदों से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि समास में पद प्रधान होते हैं दो। कितने होते हैं, दो। अब पद होते हैं सीधे सीधे, एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद। अब इनको हम अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, एक बार देखना। देखो प्रथम पद, प्रथम पद को, और द्वितीय पद, द्वितीय पद। प्रथम पद को हम उत्तर पद से भी पुकार सकते हैं, उत्तर पद के नाम से भी जान सकते हैं। प्रथम पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, और द्वितीय पद पूर्व पद। अब देखो बात क्या होती है कि इसके भेदों की। अब देखो कुछ विद्वान 4 भेद बताते हैं, कुछ विद्वान 6 भेद बताते हैं। हकीकत क्या है, संस्कृत में तो भेद कितने होते हैं, 4। जबकि हिंदी में प्रश्न आए कि समास के भेद कितने होते हैं, भेद तो 6 होते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है। कैसे, पहचान के आधार पर समास के भेद कितने होते हैं, पहचान के आधार पर तो कितने हुए, 6। और पद प्रधानता के आधार पर समास के भेद कितने हुए, 4। कितने हुए, 4। अब देखो कि जो ये 2 है, ये 2 जो 6 में से 4 गए ना, तो ये 2 उपभेद किसके माने गए हैं भाई, कौन से समास के 2 भेद है ना जो उपभेदों में माने गए हैं, वो हम अब क्रम से देखेंगे। सबसे पहले मैं एक बार उन भेदों के नाम लिख लेता हूं, और आप साथ के साथ उतारते भी जाना। और अगर किसी को समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना। और दोस्तों, आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हाँ, तो देखो ये है इनके भेद। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, द्वितीय तत्पुरुष, फिर द्वंद्व और बहुव्रीहि। अब देखो ये तत्पुरुष के आगे मैंने जो कोष्टक लगाया है, इसका मतलब क्या है, मैंने एक बात बताई थी शुरुआत में ही कि समास के पहचान के आधार पे तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। और पद प्रधानता के आधार पे कितने भेद होते हैं, 4। तो देखो ये 4 भेद कौन से होते हैं, पद प्रधानता के आधार पे, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। जबकि तत्पुरुष के उपभेद क्या है, द्विगु और क्रमधारी। अब इनमें एक बात और कॉमन है, कॉमन ये है कि हर समास में कोई ना कोई पद प्रधान होगा। प्रधान का मतलब ऐसा शब्द जिसके बिना अर्थ की प्राप्ति नहीं हो, वो क्या कहलाता है, प्रधान पद। अब देखो अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव में प्रथम पद। अब याद करने के लिए देखो, सबसे पहले वर्णमाला की शुरुआत कहां से होती है, ऐसे, और ए वर्णमाला का प्रथम अक्षर है, तो इसमें प्रथम पद। ये एक ट्रिक है, केवल क्या है, ये ट्रिक, प्रथम पद। तत्पुरुष में क्या, दोनों पद। और द्वंद्व में
तत्पुरुष में कौन सा, दोबारा देखना, तत्पुरुष में द्वितीय पद, तत्पुरुष में कौन सा, द्वितीय पद। द्वंद्व में दोनों पद, दो पद कौन से, प्रथम पद और द्वितीय पद, जबकि बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। और तत्पुरुष के दो भेद हैं, इनमें हमेशा द्वितीय पद प्रधान होता है। याद क्या रखना, आपको केवल एक बात याद रखनी है, अव्ययीभाव मतलब प्रथम, बाकी सब में द्वितीय, द्वंद्व में तो दोनों आएंगे, और बहुव्रीहि ये तो समासों का राजा है, और प्रजा में सबसे ज्यादा चलती किसकी है, राजा की। तो इसमें ये गौण होता है, इसमें तीसरा ही अर्थ निकलता है। अब देखो हम एक एक की बात करते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? देखो सबसे पहले तो अव्यय किसे कहते हैं? अपने घर में सबसे नकटा आदमी होता है ना, उसको ही अव्यय कहते हैं। अब ये मत सोच लेना कि नकटा आदमी हो गया, अपने ऊपर मत लेना, मेरे ऊपर भी मत लेना, क्योंकि आप कोई शब्द बोलोगे तो आपके ऊपर ही दोहरा के आएगा। वो अव्यय का मतलब क्या होता है, जैसे किसी के घर में शादी है और बुलाते हैं वो नहीं आता, पड़ोसी जाते हैं बुलाने नहीं आता, रिश्तेदार जाते हैं नहीं आता, नहीं मानता ना, वो किसी की नहीं मानता, वो क्या कहलाता है, अव्यय। अब देखो शब्द रूप में अव्यय क्या होता है, वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। और वहां पे घर में कौन, जो रिश्तेदारों के द्वारा परिवर्तित नहीं हो रहे थे, वो क्या हो गए, नकटे। तो अब देखो अव्ययीभाव के भी दो भेद होते हैं, क्या होते हैं, दो भेद होते हैं। अब देखो तत्पुरुष द्वंद्व, तत्पुरुष कब समझ में आएगा, जब तक अपने को कारक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक तत्पुरुष समास समझ में नहीं आएगा। पूछो क्यों? तत्पुरुष देखो अपने रीट का सिलेबस है, उसमें कारक कहीं दूर दूर तक नहीं है, लेकिन तत्पुरुष में कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। हाँ, तो देखो अव्ययीभाव समास के दो भेद होते हैं, उपभेद होते हैं। एक होता है अव्यय पद पूर्व, एक होता है नाम पद पूर्व। आज तक किसी एग्जाम में ये नहीं पूछा कि अव्ययीभाव समास के कितने भेद हैं या कितने होते हैं, और ना पूछेगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखो अव्यय पद पूर्व, इसको पहचानेंगे कैसे? देखो पहचान के तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, उपसर्ग युक्त, उपसर्ग युक्त। और दूसरा यथा, यथा से शुरू होने वाले शब्द। नाम पद में क्या है, शब्दों की आवर्ती। नाम पद में क्या है, शब्दों की आवर्ती। नाम पद में क्या है, शब्दों की आवर्ती। केवल ये तीन बातें याद रखनी है आपको। अव्यय पद पूर्व मतलब उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं ना, वो किस में आते हैं, अव्ययीभाव समास में आते हैं, अव्यय पद पूर्व में आते हैं। और यथा से जितने भी शब्द शुरू होते हैं वो किस में आते हैं, अव्ययीभाव में। और नाम पद पूर्व शब्दों की आवर्ती मतलब एक शब्द की दोबारा आवर्ती हो, वो किस में आते हैं, अव्ययीभाव में। अव्ययीभाव समास कहाँ होता है, उपसर्ग युक्त शब्द होता है वहां पे होता है, यथा से शुरू होने वाले शब्दों में होता है, शब्दों की जहां पे आवर्ती होती है वहां पे होता है। अब देखो कि देखो सबसे पहले उपसर्ग युक्त, उपसर्ग युक्त कैसे होता है, आ जन्म, आ जन्म। अब देखो सबसे पहले उपसर्ग कहां लगता है, कहां लगता है, शब्दों के प्रारंभ में। मतलब वे शब्द जो शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, नवीनता ला देते हैं, रोचकता ला देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। लेकिन एक बात और याद रखना, उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, लेकिन एक ऐसा उपसर्ग भी है जो शब्द के अंत में जुड़ता है, और उस उपसर्ग का नाम है अभी। जैसे कदापि, तथापि, यद्यपि, मतलब ये उपसर्ग, अभी उपसर्ग कहां जुड़ता है, शब्द के अंत में। अब देखो आज जन्म, मैंने पहले भी कहा था कि अगर व्याकरण का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले उपसर्ग के अर्थ याद होने जरूरी है। अब देखो आ जन्म, आ का अर्थ क्या होता है, तक या से। तो अब देखो ये भी कह सकते हैं जन्म से या जन्म तक, एक अर्थ तो ये निकल रहा है इसका विग्रह, जन्म से या जन्म तक। दूसरा हम देखें तो जन्म से मृत्यु तक कहां होता है, जन्म से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक, ठीक है। दूसरा आजानुबाहु, आजानुबाहु,
अब देखो आ का अर्थ क्या हुआ, आ का अर्थ क्या हुआ, तक या से। अभी इस जानू का अर्थ क्या हुआ, घुटना। इस जानू का अर्थ क्या हुआ, घुटना। और बाहु का अर्थ क्या हुआ, भुजा। तो क्या हुआ, घुटनों से भुजाओं तक या भुजाओं से घुटनों तक। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, पाद का मतलब पैर और मस्तक का मतलब सिर, सिर से पैर तक। अब यथा वाली बात आती है, तो यथा वाले में आते हैं जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथा योग्य, यथामति। मतलब यथा का अर्थ क्या होता है, के अनुसार। किसके अनुसार, शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार, मति के अनुसार। अब देखो प्रश्न कहां से आएगा अपना, नामपद पूर्व, यहां से क्वेश्चन आने वाला 100%। अब देखो जी कोष्टक है, कोष्टक में मैंने जी ये माइनस बाकी का निशान लगाया है, जिसको हिंदी में कहते हैं योजक पद। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। अब ये योजक चिन्ह कई बार स्टूडेंट ये सोच लेते हैं, देखो गलत किसके होते हैं, जो ये कहता है ना कि मेरे तो सारा आ रहा था और फिर भी आता है, जो क्वेश्चन आते आते वो गलत हो जाता है ना, वहीं से अपनी समस्या प्रॉब्लम हो यानी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। देखो योजक चिन्ह, योजक चिन्ह हिंदी वर्णमाला का ऐसा चिन्ह है, मतलब देव युग में क्या था, नारद मुनि कहीं भी आ जा सकते थे, वैसे ही योजक चिन्ह कोई से भी समास में आ जा सकता है, मतलब कहीं भी प्रयोग में लाया जा सकता है, केवल द्वंद्व में नहीं कहीं भी आ जा सकता है। अब देखो ऐसे योजक शब्द के भी उदाहरण आएंगे, कैसे, जैसे माता, माता। उदाहरण आया, मैंने बताया नाम पद पूर्व में शब्दों की आवर्ती होती है। क्या होती है, शब्दों की आवर्ती होती है। अब देखो माता, माता बीच में क्या है, योजक चिन्ह, और ऑप्शन में अपने आता है द्वंद्व, अव्ययी भाव, क्रमधार्य और बहुब्री। कई बार बिना देखे जोश जोश में हम द्वंद्व के टिक लगा के आ जाते हैं। अरे द्वंद्व में क्या होते हैं, दो पद प्रधान, एक प्रथम पद और एक द्वितीय पद, दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ पे प्रथम पद भी माता ही है और द्वितीय पद भी क्या है, माता ही, तो दोनों पद प्रधान कहाँ हुए, यहाँ पे तो आवर्ती हो रही है, तो माता माता, प्रत्येक माता। एक गलती हम ये और करते हैं, एक और एक, हम देखते हैं प्रथम पद संख्यावाची आ गया, द्विगु लगा देते हैं। संख्यावाची पद 4 जगह आएगा और पहली बार में ही बता देता हूं, अव्ययीभाव में तो आ गया एक और एक शब्द की आवर्ती, और इसका रूप क्या बना, एका एक। क्या बना, एका एक। क्या बना, एका एक। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये एकाएक बन गया, ये तो गलत है, ऐसे बढ़ना चाहिए था एकैक। क्या बढ़ना चाहिए था, एकैक। उसको संधि का रूप दे रहे हैं, मतलब ए के बाद में ए और ए मतलब ऐ। हमने पहले ये बात दोहरा दी कि हम पढ़ रहे हैं समास, और समास क्या करा रहा है, योग, मतलब शब्दों का योग, और संधि क्या करा रही है, संधि क्या कर रही है, विकार उत्पन्न। तो अपने को विकार तो उत्पन्न करनी ही नहीं है, तो इसका रूप क्या होगा, एकाएक। देखो अव्ययी भाव दोबारा देख लो, अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास के 2 भेद होते हैं, एक होता है अव्यय पद पूर्व, दूसरा नाम पद पूर्व। अव्यय पद पूर्व में उपसर्ग युक्त शब्द और यथा से शुरू होने वाले, जबकि नाम पद पूर्व में शब्दों की आवर्ती। अब देखो उदाहरण कैसे आएंगे, उपसर्ग युक्त, आजन्म, जन्म से मृत्यु तक, आजीवन, आजानुबाहु, आपाद मस्तक, मतलब उपसर्ग से युक्त जितने भी शब्द होंगे ना, वो किस में आएंगे, अव्ययी भाव में। अब देखो एक बात और बता देता हूं, तत्पुरुष हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले बता देता हूं, नैगण्य, नैगण्य मतलब उपसर्ग है, नैगण्य तो उपसर्ग है, तो कहां पे आना चाहिए, अव्ययी भाव में। लेकिन अगर ऑप्शन में नए तत्पुरुष समास है तो वो किस में रहेगा, नकारात्मक किस में रहेंगे, नए तत्पुरुष में, और अगर नए तत्पुरुष नहीं है तो सीधा किस में आएगा, अव्ययी भाव में। इतनी बात समझ में आ गई तो एक बार उतार लीजिए, आगे हम चर्चा करते हैं। हाँ देखो तत्पुरुष, अब इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, कौन सा पद, द्वितीय पद। अब देखो तत्पुरुष को जानने से पहले देखो तत् और पुरुष। अब तत् का मतलब क्या होता है, उसका, और पुरुष का मतलब जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, आदमी, उसका आदमी। तत्पुरुष का मतलब क्या होता है, उसका, तत् मतलब उसका, और पुरुष का मतलब आदमी।
मतलब इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता। अब देखो एक बात और, इस समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है। किनका लोप होता है? विभक्तियों का लोप। तो अब कौन से कारक की विभक्तियों का लोप नहीं होता? एक तो कर्ता की और एक संबोधन की, कर्म से लेके अधिकरण तक तो आ गया। अब देखो इसमें उदाहरण कैसे आएंगे वो बताता हूं। सबसे पहले देखो कर्म कारक से लेके अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का लोप होता है। सबसे पहले देखो कर्म तत्पुरुष, अब कर्म तत्पुरुष की पहचान चिन्ह क्या होती है? क्या होती है? को। अब देखो अपनी भाषा में उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, दिल तोड़। इसका विग्रह क्या होगा? दिल को तोड़ने वाला। दिल को तोड़ने वाला। और किसी ना किसी का टूटा होगा, किसी का हिस्ट्री में टूटा, किसी का पॉलिटिकल में टूटा, किसी का हिंदी में टूटा। दिल को तोड़ने वाला, ठीक है। जेब को कतरने वाला। पद को प्राप्त, मतलब कौन सी विभक्ति का लोप हुआ, कौन सी को, मतलब को चिन्ह का, कर्म तत्पुरुष का, किसका? को चिन्ह का। दिल को तोड़ने वाला, कर्म कारक की विभक्तियों का लोप हो रहा है। पद को प्राप्त, सिद्धियों को प्राप्त। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, तो ऐसे चलते रहेंगे। दोबारा देखो, कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अब देखो इसके आगे है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में देखो, करण तत्पुरुष, सबसे पहले शब्दों पे गौर करो। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम। करण का अर्थ क्या होता है? साधन या माध्यम। और कर्ता में हमने बताया था करण के बारे में कि वाक्य का कर्ता अगर कोई भी कार्य किसी साधन या माध्यम से करे तो वहां पे क्या होता है? करण तत्पुरुष। जैसे हस्तलिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखित। तत्पुरुष। अब इसमें था करण तत्पुरुष, अब इसमें हस्तलिखित। करण का मतलब क्या हुआ? वाक्य का कर्ता अगर कोई भी कार्य किसी साधन या माध्यम से करे तो देखो हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तो यहाँ पे साधन या माध्यम का लठ से मारने वाला। बेलन का प्रहार हुआ होगा घर पे, बेलन से प्रहार। बेलन भी यहाँ पे क्या हो गया? साधन या माध्यम। पाद का मतलब पैर, और खंज का मतलब लंगड़ा, पैर से लंगड़ा। लठ से मारने वाला, ये हो गया कारण तत्पुरुष। अब कारण तत्पुरुष के बाद में आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या होता है? किसी संप्रदान कार्य में बताया था ना कि वाक्य का कर्ता अगर किसी को कुछ दे या किसी से कुछ ले, बदले में क्या नहीं होना चाहिए? मूल्य राशि लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो वहां पे क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष। अब देखो संप्रदान में क्या होता है? इसका पहचान चिन्ह होता है के लिए। तो पहला उदाहरण, रसोई घर। क्या हुआ? इसका विग्रह क्या हुआ? रसोई के लिए घर। क्या हुआ? रसोई के लिए घर। दूसरा उदाहरण, हवन पुड़ा।
हवन पुड़ा आता है ना जिसमें हवन की सामग्री होती है, तो हवन के लिए पुड़ा, हवन के लिए पुड़ा। तीसरा माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए, माल के लिए गोदाम, माल के लिए गोदाम। संप्रदान में क्या हो रहा है कि इसकी पहचान चिन्ह प्रयोग हो रही है। समास में तत्पुरुष में क्या होता है कि इसकी पहचान चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सचिवालय, सचिवों के लिए आलय, सचिवालय सचिव के लिए या सचिवों के लिए आलय, आलय का मतलब घर, सचिव के लिए आलय, सचिव के लिए आलय। उसके बाद में देखो विधानसभा, विधानसभा विधान के लिए, कानून के लिए, विधानसभा विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। अब देखो यहाँ पे के लिए आ रहा है, के लिए, के लिए किसके निमित्त? विधान के निमित्त, विधान के लिए सभा। मतलब संप्रदान में के लिए इसकी पहचान चिन्ह है। अब देखो कारक में तो पहचान चिन्ह प्रयुक्त नहीं हो रहे थे, कहां पे प्रयुक्त हो रहे हैं? ये तत्पुरुष समास में। कारक में तो क्या नियमों के अकॉर्डिंग चल रहे थे। अब एक बार आप इसको उतार लीजिए, फिर इसके बाद में हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। हाँ जी, देखो अपादान तत्पुरुष अलग होने के योग में। देखो अपादान कारक देखा था, तो अपादान कारक में हमने बिंदु बताए थे। अलग होने के योग में, भय और रक्षा के योग में, शिक्षा ग्रहण करने के योग में, किसी वार तिथि दिन दिनांक वर्ष महीने से कोई कार्य प्रारंभ हो, और प्रेम घृणा ईर्ष्या नफरत, इनके योग में क्या होता है? अपादान कारक। तो अब वैसी बात यह है कि अलग होने के योग में पतित का मतलब गिरा हुआ और अश्व का मतलब घोड़ा, तो घोड़े से गिरा हुआ। पथ भ्रष्ट, भ्रष्ट का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ। अब गिरा हुआ कोई जरूरी नहीं कि हम ये देखें कि मकान से गिरेगा या किसी जानवर के ऊपर से गिरेगा। हमेशा व्यक्ति की नजरों से भी गिर सकता है। नजरों से गिरा हुआ तो पथ भ्रष्ट, राजसे से गिरा हुआ। ऋण मुक्त, ऋण से गिरा हुआ या ऋण से मुक्त, कर्जे से मुक्त। अब तो ये तो क्या हो गए? अलग होने के योग में। दूसरा वह या रक्षा के योग में, भय या रक्षा के योग में। अब देखो गजभीत, गजभीत, भीत का मतलब डरा हुआ और गज मतलब हाथी, तो हाथी से डरा हुआ, हाथी से डरा हुआ। अहि, अहि त्रात, अहि त्रात, अहि का मतलब क्या होता है? सर्प, और त्रात का मतलब क्या होता है? बचाया हुआ, मतलब सर्प से रक्षा। तो अपादान में क्या आ रही है? अलग होने के योग में, भय या रक्षा के योग में, प्रेम घृणा नफरत आदि के योग में, इनमें क्या होता है? अपादान कारक हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। क्या होगा यहाँ पे? अपादान तत्पुरुष समास। अब देखो आगे, संबंध, संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष का मतलब प्रथम संज्ञा का द्वितीय संज्ञा के साथ या प्रथम सर्वनाम का द्वितीय सर्वनाम के साथ संबंध का बोध होता है, वहां पे क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। जैसे संबंध में क्या होता है? का, इसकी पहचान चिन्ह क्या होती है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अब देखो कन्यादान, कन्यादान एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब कई ये देख रहे होंगे कि कन्यादान, कन्यादान तो कर्म तत्पुरुष में होना चाहिए। कई ये सोच रहे होंगे संप्रदान में होना चाहिए। कई ये सोचते हैं कि कन्यादान, कन्या के लिए दान। अगर कन्या को फ्रिज कूलर टीवी ये देते हैं तो कन्या के लिए ही तो देते हैं। अरे वो कन्या के लिए नहीं, कन्या को दान, मतलब ये क्या होगा? कन्या का दान। क्या होगा? कन्या का दान।
अब मतलब जैसे कन्यादान हो गया, रक्तदान, रक्त का दान, रक्तदान, रक्त का दान, रक्त का दान, मतलब संबंध में, संबंध का प्रथम संज्ञा का द्वितीय संज्ञा के साथ या प्रथम सर्वनाम का द्वितीय सर्वनाम के साथ संबंध का बोध हुआ पे संबंध तत्पुरुष। और इसकी पहचान चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, ना, ने, नी। अब है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान चिन्ह है में, पर। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी पहचान चिन्ह है में और पर। अधिकरण का मतलब क्या बताया था मैंने? अगर वाक्य का कर्ता, कारक में मैंने क्या बात बताई थी कि अगर वाक्य का कर्ता कोई भी कार्य किसी निश्चित स्थान या समय में रहकर करे तो वहां पे क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष समास। और मैं इसके उदाहरण लिखवा देता हूं, एक बार देख लो इसको। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, इसकी पहचान चिन्ह क्या है? में, पर। उदाहरण है जलमग्न, जल में मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न, वनवास, वन में वास, काना फूसी, कान में फूसी, फूसी मतलब आवाज। अब देखो दोस्तों, अगर आपने केएसजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए। आगे देखो, अधिकरण तत्पुरुष समास के बाद में नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष मतलब नकारात्मक। नए का मतलब क्या हुआ? नकारात्मक। अब देखो, नए के बाद में अगर कोई व्यंजन है, नए के बाद में व्यंजन है तो किसे बदल जाएगा? ए में। देखो, नए के बाद में से व्यंजन है तो नए किस में बदल जाएगा? ए। और वो बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा? नए सत्य मतलब असत्य, नए धर्म मतलब अधर्म, मतलब क्या हो गया? अधर्म। अब देखो, नए के बाद में अगर कोई स्वर है तो नए किस में बदल जाएगा? अन में। तो नए उचित तो किस क्या हो गया? अनुचित। क्या हो गया? अनुचित। और नए के बाद में स्वर है तो फिर क्या हो गया? अनाचार। क्या हो गया? अनाचार। दोस्तों, तत्पुरुष समास समाप्त होता है। कल हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास से देखेंगे तो इस कोरोना काल में आप सेफ होंगे, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।